चलिए देखिएगा, आज हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग बात करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चैप्टर में नाम नहीं देगा। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़े हैं, तो एक तो त्रिकोणमिति रेशियो के फॉर्म में देता है और एक तो फंक्शन देता है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को दो पार्ट्स में देखते हैं। एक देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एक हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इससे पहले भी मैंने चर्चा की हुई है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मतलब है कि हम यहाँ पे प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यहाँ पे सिंपल एक त्रिभुज देगा और उस त्रिभुज के रेशियोज की बात कर रहे होंगे हम लोग, उनके बीच में बनने वाले एंगल्स की बात कर रहे होंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बात जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे होंगे, क्योंकि आप फंक्शन को देख के इतना तो समझ गए होंगे कि फंक्शन एक ऐसी मशीन टाइप में वर्क करता है जिसको आप क्या दोगे, फंक्शन को आप क्या दोगे, इनपुट दोगे तो क्या देगा, आउटपुट। दैट मीन्स वो वाला सिस्टम रहेगा। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो तो आउटपुट वाला सिस्टम रहेगा। और जबकि इसके अंदर सिंपल वर्क करेंगे जब हम रेशियो की बात करेंगे। ये आता है आपका 10th के अंदर और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 11th की ट्रिग्नोमेट्री, 11th एंड 12th की ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें सिंपल हमको देगा कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग ट्राइंगल भी कौन सा लेते हैं, हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मान लीजिए ये है, ये होता है आपका हाइपोटेनस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, बेस। तो इनका रेशियो जो होता है इसके बारे में बात करता है। फिर इनके बीच में जो एंगल क्रिएशन होता है उन एंगल्स की बात करता है। यहाँ पे सिंगल एंगल की बात करता है, यहाँ पे डबल पे बात नहीं करता है। जबकि यहाँ से एंगल के एडिशन की भी बात करेगा, समेशन की बात करेगा, सब्सट्रैक्शन की बात करेगा, इन सब की चीज़ों के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से वर्क चलता है इसका। एक सेकेंड रुकिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्री दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद, मतलब ये वाले के बाद यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी 3 पार्ट्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए मिलेगा। एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो मिल रहा है आपको 11th में मिलेगा और ये वाला पोर्शन आपको 12th में मिलेगा। इसमें सिंपल पढ़ाया जाएगा, इसमें समेशन पढ़ा दिया जाएगा और फिर इसमें उल्टा करके पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको साइन के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर यहाँ पे साइन का जोड़ घटाना सिखाया जाएगा। साइन का मतलब दो एंगल्स है उनका जोड़ घटाना साइन को यूज करके, साइन मतलब बाकी एंगल्स जो है। फिर आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इसको उल्टा करके पढ़ाया जाएगा। तो ये डिफरेंस है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कोई भी चैप्टर अपने आप तो उत्पन्न नहीं होता है। मैथ्स के अंदर हर एक चैप्टर का, मैथ क्या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर का आना किसी न किसी नीड को फुलफिल कर रहा होगा। दैट मीन्स कोई भी चैप्टर का जब निर्माण किया जाता है तो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री आप देख रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री भी किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया होगा। ठीक है, तो आखिर क्या प्रॉब्लम रही थी ये जानते हैं हम लोग, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी अपने आप तो होगा नहीं, दैट मीन्स उसके लिए किसी न किसी ने प्रयास किया होगा। तो उसके अंदर कौन मेन रहा था जिसका प्रयास बहुत ज़्यादा रहा था और जिसकी वजह से ये चैप्टर आता है। तो देखिए, अभी तक जो मैंने अपने जीवन काल के अंदर सीखा हुआ है, तो ये सीखा कि किसी एक चैप्टर के निर्माण में किसी एक साइंटिस्ट या किसी एक व्यक्ति के द्वारा तो चैप्टर का निर्माण नहीं हुआ है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने या मल्टीपल लोगों ने योगदान दिया होगा, तभी जाके एक एक चीज़ें लोगों ने करेक्ट की हैं और तब जाके एक पूरे चैप्टर का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग उस चैप्टर को संबोधित कर देते हैं सिंगल एक पर्सन के थ्रू, तो ये भी मेरा मानना है कि ये गलत है। ठीक है, इसके अंदर या तो आप निर्माण कर रहे हैं तो आप मतलब इस चैप्टर को बता रहे हैं तो उस चैप्टर से संबंधित सभी लोगों को बताएं, क्योंकि सभी का योगदान महत्वपूर्ण होता है।
हर एक छोटा छोटा योगदान ही बड़े योगदान का कारण बनता है, मतलब बड़े सफलता का कारण बनता है। अगर व्यक्ति सफल बन रहा है तो उसका अर्थ यह नहीं कि सिर्फ उसके अकेले की मेहनत है, उसके माता पिता की भी मेहनत उसके अंदर होती है, उसके गुरु की भी मेहनत उसके अंदर इंक्लूड होती है, लेकिन हम सिर्फ उसकी मेहनत को केवल देखते हैं, तो ये भी कहना गलत है। ठीक है, इसका कारण मैंने अपना ये व्यक्तिगत विचारधारा बताई है आपको, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा आपको अगर ब्रेक दे दिया जाए तो आप फ्लो में मारेंगे तो तुरंत सामाजिक बातें करने लगेंगे। चलिए ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की एवोल्यूशन किसने की थी? तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर एवोल्यूशन की बात करूँ मैं, तो ट्रिग्नोमेट्री की इवोल्यूशन में किसी एक साइंटिस्ट का नाम ही नहीं है। सबसे खुशी की बात तो यह है, और इसके अंदर किसी एक साइंटिस्ट को लिया ही नहीं गया है। जैसे कि पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था, कई साइंटिस्टों का मैंने नाम लिखा था और लास्ट में मैंने क्या बोल दिया था कि इसके अंदर मेन कौन है, मेरे सर आइजैक न्यूटन। मेरे मतलब हमारे, ठीक है, मेरे हैं वो आपके भी हैं, ध्यान देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी हम लोग बात करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के एवोल्यूशन के अंदर माना जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रयास किया था तो ग्रीक के लोगों ने किया था, ठीक है ना, ग्रीक पीपल्स, ठीक है ना, ग्रीक पीपल्स ने बड़ा योगदान दिया था इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। क्या आखिर किया था, क्यों आखिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया था उन्होंने? तो एक बेसिक समस्या थी। बेसिक समस्या क्या थी? बेसिक समस्या ये थी कि एक सर्कल है, इस सर्कल का ये जो मान लीजिएगा ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो एक पॉइंट के ये जो पूरा पोर्शन होता है इस सर्कल का, दैट इज कॉल्ड आर्क। ये ए से लेके बी तक क्या कहलाता है आपका? आर्क। आर्क मतलब चाप, आर्क मतलब चाप। तो इस चाप की लंबाई निकालने के लिए उन्होंने क्या किया था? ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया था। कैसे? ध्यान से देखेंगे आप लोग तो आपको पता होगा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, मान लेता हूँ थीटा है, फिर यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई रेडियस होगा, तो ये रेडियस यहाँ भी होगा, और फिर यहाँ से उन्होंने क्या डाला था? एक परपेंडिकुलर डाला था, फिर यहाँ से एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया था, डायमीटर का कॉर्ड ड्रॉ कर दिया था, और इस कॉर्ड की सहायता से इस कॉर्ड की, ये स्पेशली पहला सिस्टम तो पहला माना ये जाता है कि इस आर्क को छोड़िए, कॉर्ड को, किसकी, यहाँ पे आर्क छोड़िएगा, कॉर्ड की लेंथ को फाइंड करने के लिए, कॉर्ड की लेंथ शुरुआती खोज अगर देखा जाए तो स्पेशली मैं इस आर्क को कह रहा हूँ तो गलत होगा, जहाँ तक कॉर्ड की लेंथ को ज्ञात करने के लिए ए से लेके बी तक जो है कॉर्ड की लेंथ फाइंड करने के लिए किया गया था कि ये कॉर्ड है अगर किसी भी सर्कल के अंदर तो उसकी लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे, तो ऐसे फाइंड किया जाता था। तो क्या किया जाता था? तो पहले इस कॉर्ड को कर दिया गया, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भेज दिया जाता था। ये परपेंडिकुलर हमेशा क्या करता था? इस कॉर्ड को दो बराबर में भागों में डिवाइड कर देता था। अब यहाँ से देखा जाए तो एक समकोण त्रिभुज बन जाता था, और यहाँ समकोण त्रिभुज की सहायता से हम लोग क्या कर देते थे? सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। यानी इस समकोण त्रिभुज की हम इस वाली लेंथ को निकाल लेते हैं, क्योंकि रेडियस हमको पता था, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया उसको हम फाइंड कर लेते थे, और फिर उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेते थे। जब ये निकल जाता तो सेम टू सेम ये था, ये और ये क्या है आपस में बराबर हो जाएंगे, तो फिर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड की लेंथ पता चल जाएगी। जब मुझे कॉर्ड की लेंथ पता चल जाती थी तो मैं उसी की सहायता से फिर आर्क की लेंथ भी फाइंड कर लेता था। तो बेसिक मेरा फंडा ये था कि शुरुआत में ग्रीक के लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की खोज क्यों थी? क्योंकि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो किसी भी सर्कल के कॉर्ड की लेंथ को फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया था। ओके, और इसकी डेवलपमेंट का मेन पर्पज यही था ग्रीक लोगों के द्वारा। ग्रीक लोगों का योगदान इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रहा है, लगभग उन्होंने वर्क किया है, लेकिन कोई भी चैप्टर मैथ्स का बिना इंडियंस के आए हुए नहीं बनता है। आपको भी पता है एट लास्ट इंडियन आएंगे जरूर, इंक्लूड होंगे ही होंगे। तो उसी तरीके से ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ग्रीक लोगों का योगदान है, इंडियंस का भी बड़ा हाथ रहा है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वो इंडियन की ही देन है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जैसे आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, फिर आपका 60 हो गया, 90 हो गया। ये सब जो टेबल बनाया गया है ना, साइन, कॉस, ये टैन, इन सब का एक्चुअल में पूरा का पूरा इस टेबल को बनाने के लिए किसका बनाने में किसका देन है? तो वो देन है किसका? इंडियंस का। दैट मीन्स इंडियंस का योगदान क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का बनाने, ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल को बनाने के लिए।
और ग्रीक पीपल का क्या रहा एकदम कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से सर्कल की कॉर्ड को आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, कॉर्ड की लेंथ को। ये जो आप चैप्टर ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ये आप लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं क्लास 10th के अंदर, ठीक है ना। वो ना था ना एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे तो कॉर्ड वगैरह आता था, कॉर्ड के थ्रू एरिया भी निकालते थे, कॉर्ड की लंबाई वगैरह भी निकालते थे, तो हम लोग ऐसे भी निकालते थे। और सर्कल का थ्योरम नंबर फर्स्ट भी यही है कि जब हम एक परपेंडिकुलर किसके ऊपर, किसी कॉर्ड के ऊपर डालते हैं परपेंडिकुलर सेंटर से, तो क्या होगा, वो हमेशा दो भागों में डिवाइड होगा, यानी सम डिवाइड इक्वल भागों में, दो इक्वल भागों में डिवाइड होगा। आई बात समझ में, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जब सर्कल हम लोग पढ़ रहे थे तब। फिलहाल में ये देखिएगा, जो लोग 10th वाले हैं वो लोग ये दिमाग में रखेंगे कि ये चीज़ें आपको पढ़ाई गई होंगी या पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, कि जब हम इसको डालते हैं परपेंडिकुलर तो ये दो बराबर भागों में इस लाइन को डिवाइड कर देता है, ठीक है, जब सेंटर से लेकिन डाला जाएगा। इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ग्रीक पीपल का भी योगदान रहा है और इंडियंस का भी योगदान रहा है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक्चुअल में हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे होंगे, तो स्पेशली हम लोग बात कर रहे होंगे एंगल्स की, उन एंगल्स की जो एक ट्राइंगल के अंदर बनते हैं। दैट मीन्स हम लोग शुरुआत वाले में, यानी दैट मीन्स पहले 10th के अंदर ये पढ़ के आए कि रेशियोज़ की कहानी, कि रेशियोज़ कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। फिर हम 11th के अंदर पढ़ेंगे रेशियो प्लस एंगल, दैट मीन्स एंगल अब इंक्लूड हो चुका है, रेशियो के साथ एंगल आ जाएगा, तो उस एंगल की भी कहानी को समझेंगे। तो हम लोग चलते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एंगल को देखते हैं। एंगल देखते हैं क्या होता है या एंगल कैसे सिस्टम में आता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। आई थिंक आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट समझ में आ गया है, किसी एक का तो इसके अंदर योगदान रहा नहीं है, तो इसलिए यहीं पे इस टॉपिक को डन कर दूंगा मैं। अब आगे देखूंगा मैं एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है, एंगल मतलब कोण। तो आज तक आप क्या पढ़ते आए हैं, दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। एकदम सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। बेसिक के लिए बेसिक देते हैं। देखिए एक चीज का अगर मैं डेफिनेशन बनाने लगूं तो कई सारे डेफिनेशन बनेंगे उनके यूजेस के बिहाफ पे। अब जिस टाइप का मुझे यूज करना है उस टाइप का मैं डेफिनेशन तैयार कर लूँगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैं जब करूँगा एंगल का डेफिनेशन, तो वो डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा कि एंगल इज द measurement of revolution of a line, यानी एक लाइन का जो रिवॉल्यूशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी के मापन को हम लोग एंगल बोलते हैं। दैट मीन्स एक लाइन के द्वारा कितना रिवॉल्यूशन किया जा रहा है, कितना घुमाव आ रहा है, उसी को जो मापा जाता है, जिससे मापा जाता है वही क्या होता है, एंगल होता है। यानी वो मेजरमेंट होता है कि कितना झुकाव आया है, कितना घुमाव आया है। पहले वाला कितना झुकाव आता है, तो जो झुकाव आता है वही कोण होता है, तो कितना झुकाव आया है वही कोण होता है। कोण का मतलब कितना झुकाव बता रहा होगा, यानी एक मेजरमेंट है। ये क्या है, एक मेजरमेंट है समझ में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा होगा, कितना घुमाव आया है। कैसे सर, जब मान लीजिएगा ये मेरी इनिशियल लाइन है, इनिशियल मतलब पहले से ये थी, सबसे पहली लाइन यही थी मेरी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरी लाइन इसी के जस्ट एक पॉइंट से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये ऐसे था, इस इनिशियल था, तो इनिशियल से क्या कर रहा हूँ, एक एंड फिक्स करके मैं इतने पे घूम गया। दैट मीन्स पहले मैं इनिशियल पे था, ध्यान देंगे, इनिशियल पे था, फिर मैं इनिशियल से क्या कर गया हूँ, मूव कर गया हूँ। तो क्या हुआ, घुमाव आया कि नहीं आया, घुमाव आया। ये घुमाव किधर की ओर आया है, पहली बात तो सर एंटी क्लॉकवाइज आया है, एंटी क्लॉकवाइज आया है, क्लॉकवाइज आया है, और एंटी क्लॉकवाइज आया है, तो इसका मतलब जो मेजरमेंट लेंगे हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। इस बात को दिमाग में रखेंगे, जब घुमाव कैसा आएगा, रिवॉल्यूशन कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमको क्या लेना है, पॉजिटिव। और कितना आया है, तो वो जो मान लेता हूँ थीटा है, तो वो थीटा आया है, तो इसका मतलब वही मेरा क्या है, एंगल है। मतलब ये लाइन, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये वाली जो लाइन है इनिशियल लाइन, और जो घूमी है वो लाइन क्या होती है, मेरी फाइनल लाइन होती है। तो जब पहले थी, जहाँ पे पहली स्थिति थी लाइन की, उसके रिस्पेक्ट में जो लाइन है, दूसरी वाली लाइन या वही लाइन कितना घूमी है,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अगर ये घुमाव एंटी क्लॉकवाइज आया है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में यदि फाइनल लाइन जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, रिवॉल्यूट कर रही है, तो हम लोग एंगल को पॉजिटिव मानेंगे। और अगर यही इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो फाइनल लाइन है वो क्या कर जाए, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाए, दैट मीन्स ऐसे मूव कर जाए। ये मेरी इनिशियल लाइन है और ये किधर घूमी है, इस साइड घूमी है, ये इधर से इधर घूमी है, तो दैट मीन्स तब जो झुकाया आएगा, वो जो रिवॉल्यूशन आया, दैट मीन्स वो मेरा कैसा होगा, वो कैसा हुआ है, ऐसा हुआ है, दैट मीन्स वो क्लॉकवाइज हो गया है, क्लॉकवाइज हुआ है। और अगर क्लॉकवाइज हुआ तो हमको एंगल को किस में लेना है, निगेटिव लेना है। ओके, और यहाँ पे कितना झुकाव है वो कौन बता रहा होगा, एंगल। तो एंगल आप लोग समझ गए होंगे। एंगल क्या है, मेजरमेंट है किसी भी रिवॉल्यूशन का, कि जो एक लाइन के अंदर आता है कि कितना रिवॉल्यूट हुआ है, कितना घुमाव आया है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है, एंगल माप है। यस और नो, बिल्कुल सर। अब मैं अगर एंगल की रेंज की बात करूं तो उससे पहले मैं देख लेता हूं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल यानी एंगल के प्रकार कितने हैं। तो एंगल के अगर मैं प्रकार देखूंगा तो सबसे पहला मेरा आता है, वो आता है जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब मान लीजिए ये मेरी इनिशियल लाइन है और इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में जो दूसरी वाली लाइन है, फाइनल लाइन, वो कोई एक भी % का घुमाव नहीं कर पा रही है, यानी किसी भी प्रकार का घुमाव नहीं हुआ है इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में, फाइनल लाइन के बीच में कोई भी घुमाव नहीं आया है। तो वो जो मेजरमेंट होगा वहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा, दैट इज टाइप ऑफ जीरो एंगल। ठीक है ना, क्योंकि रिवॉल्यूशन आया ही नहीं, तो कितना का आंसर, रिवॉल्यूशन कितना आया, जीरो आया, तो एंगल कितना हुआ, जीरो हुआ। यानी इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में फाइनल लाइन के बीच में कोई फाइनल लाइन में कोई घुमाव नहीं आया। तो कोई घुमाव नहीं मतलब घुमाव, रिवॉल्यूशन क्या है, जीरो, और रिवॉल्यूशन की माप तब क्या होगी, वो भी जीरो हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर ये घूम के आया होता तो इनिशियल लाइन कहेगा बेटा तुम घूम के आए हो, उसके रिस्पेक्ट में घूमा हुआ है, और घूम के वहां पे आके बैठा है, तब एक कंप्लीट एंगल बनता है। ठीक है, इस बात को क्लियर रखेंगे। नहीं घुमा है, दैट मीन्स इनिशियल लाइन के अगर नहीं घुमा, मैंने देखा इसने नहीं घुमा, ये तो यहीं पे था, फिर क्या होगा, जीरो होगा। और अगर ये घूम के आया है तो फिर क्या होगा, तब ये 360, दैट मीन्स कंप्लीट एंगल बनाएगा। सेकेंड मेरा आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में फाइनल लाइन के अंदर यदि एकदम सीधे से थोड़ा सा कम घुमाव है, दैट मीन्स ये रहा इनिशियल, अब मैं इनिशियल एल लिख दूंगा आई एल, और ये रहा मेरा एफ एल, यानी फाइनल लाइन रहा। तो ये फाइनल लाइन क्या कर रहा है, ये रिवॉल्यूट कर रहा है। कितना रिवॉल्यूट कर रहा है सर, सीधे नहीं हो रहा है, इसके जस्ट इसके परपेंडिकुलर नहीं हो रहा। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं ना, एकदम सीधा होना, सीधे से थोड़ा कम घुमाव आया है, यानी थोड़ा सा घुमा है, तो दैट मीन्स वो क्या होगा, मेरा एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल होगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल जो है जीरो से तो ज़्यादा है, लेकिन 90 डिग्री से कम है। 90 पे क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तीसरा मैं वही ले ले रहा हूँ, राइट एंगल। तीसरा क्या है मेरा, राइट एंगल। तो राइट एंगल की यदि मैं बात करूँ तो क्या होता है राइट एंगल, दैट मीन्स वो दूसरे वाले इनिशियल लाइन पे एकदम सीधा फाइनल लाइन पड़ता है, दैट मीन्स एकदम परपेंडिकुलर होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, 90 डिग्री तब बनता है। और उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। दैट मीन्स थीटा, यहाँ पे जो एंगल मेजरमेंट हम लोग करेंगे वो कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है ना, 90 डिग्री में ही क्यों होगा, इसके बारे में आगे मैं बता दूंगा। 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। और तब इसको हम लोग राइट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल को हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और कहीं कहीं एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी। ठीक है, एल्टीट्यूड भी, नॉर्मल भी बोला जाता है, परपेंडिकुलर भी बोला जाता है, और एल्टीट्यूड भी। तो ये बात याद रखेंगे आप। और फिर आता है आपका चौथा क्या होता है, चौथा आपका होता है, अगर देखेंगे आप, हाँ, चौथा आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है यहाँ पे, या ऑब्ट्यूज आता है ना पहले, सॉरी ऑब्ट्यूज आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब सीधे से थोड़ा और आगे घूम जाए, दैट मीन्स ऐसे एंगल बन जाए, दैट मीन्स सीधा नहीं बन रहा है, यानी एक लाइन के अपोजिट नहीं जा रहा है, इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में फाइनल लाइन एकदम सीधे नहीं जा रहा है, दैट मीन्स सीधे से थोड़ा सा ऊपर है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सीधा बनेगा तो कितना बन जाएगा? 180 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 180 से क्या है? कम है। थीटा यहाँ पे 180 से कम है, लेकिन 180 ध्यान देंगे 180 से कम है, या ऐसे बोल सकता हूँ कि 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से क्या है? कम है, 180 से कम है, तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। पांचवा यदि हम देखेंगे तो स्ट्रेट एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है भाई? स्ट्रेट एंगल में इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन के बीच में 180 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाता है। दैट मीन्स जब हम उस रिवॉल्यूशन को मापेंगे तो आधा कंप्लीट हो जाता है, यानी जब एक पूरा देखिए, एक चक्कर का मतलब क्या है? यहाँ से घूम के फिर यहीं पे आ जाए तो एक चक्कर होता है। यहाँ पे आधा चक्कर जब कंप्लीट हो जाता है तो जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं सर। छठा मेरा क्या आता है? छठा मेरा होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल का मतलब स्ट्रेट एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी आधे से ज़्यादा घूम जाता है, लेकिन एक चक्कर नहीं कंप्लीट किया है अभी, एक चक्कर से कम ही कंप्लीट किया है, लेकिन आधे से ज़्यादा घूम चुका है। तो उस कंडीशन में जो एंगल बनता है, यानी उस कंडीशन में जब हम उस रिवॉल्यूशन की मेजरमेंट करते हैं तो जो एंगल बनता है वही रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। वो कुछ ऐसा होता है कि ये इनिशियल लाइन है और इसके रिस्पेक्ट में मेरा कुछ इस तरीके से आ गया होगा, लेकिन जो एंगल होगा यहाँ पे होगा, वो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? वो थीटा जो होगा 180 से तो ज़्यादा है क्योंकि आधे से बड़ा हो चुका है, लेकिन 270 से क्या है? ऐसे 270 कह रहा हूँ, 360 से क्या है? कम है, क्योंकि एक चक्कर लगाएगा तो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। और सातवें नंबर पे मेरा आ जाता है कंप्लीट एंगल। क्या आ जाता है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या है? कंप्लीट एंगल में क्या होगा सर? कंप्लीट एंगल में होगा कि इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में जो फाइनल लाइन है वो पूरा घूम के एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना? इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में फाइनल लाइन एक चक्कर, एक रिवॉल्यूशन क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। और उस दौरान जो एंगल बनता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? यस सर, यानी कंप्लीट एंगल हो गया। तो एंगल के टाइप्स आपने समझ लिया, एंगल क्या होता है ये समझ लिया। एंटी क्लॉकवाइज होगा जब मैं पॉजिटिव लूंगा, क्लॉकवाइज होगा जब मैं निगेटिव लूंगा। दैट मीन्स निगेटिव लूंगा तो क्लॉकवाइज होगा, और पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लूंगा। तो अभी तक जितना भी मैंने देखा यहाँ पे सब कैसा हो रहा था? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था। देखिएगा ऐसे घूम के चल रहा था, ऐसे। तो ये सब के सब किस में है? पॉजिटिव है। अगर मैं इसी को उल्टा घुमाना स्टार्ट कर दूं तो किस में हो जाएगा? दैट मीन्स क्लॉकवाइज घुमाना चालू कर दूं तो मेरा निगेटिव में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल में इतना नोट करिए, इसके आगे मैं जस्ट बता रहा हूँ। आगे देखेंगे हम लोग रेंज ऑफ एंगल, यानी एक एंगल की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, यानी कहाँ से कहाँ तक एंगल का नंबर आ सकता है, ठीक है ना? तो रेंज ऑफ एंगल का मतलब कि कितना नंबर दिखा सकता है कहाँ से कहाँ तक। तो अगर मान लीजिए ये इनिशियल लाइन है और इस इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में जो फाइनल लाइन है इसको मैं क्लॉकवाइज मूव करा रहा हूँ, तो एक चक्कर पूरा, फिर घुमाया, दूसरा चक्कर पूरा, तीसरा चक्कर पूरा, चौथा चक्कर पूरा, पांचवा चक्कर पूरा, छठा चक्कर पूरा। दैट मीन्स ऐसे तो मैं जितना चाहूँ घुमा सकता हूँ। और जब मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस कंडीशन में तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा मेरा। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो क्या आएगा? वैल्यू क्या आएगा मेरा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में कितना आएगा? तो कितनी बार घुमा रहे हैं सर? इनफाइनाइट टाइम घुमा सकता हूँ, तो उसका जो मेजरमेंट आएगा वो इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा? दैट मीन्स ये मेरा जो थीटा होगा ना, वो थीटा मेरा इनफाइनाइट तक अटेन करेगा, प्लस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। और अगर मैं यही एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगूँ तब तो मैं कितना घुमाऊंगा? क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो कितना घुमाऊंगा? तो सर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो भी तो इनफाइनाइट टाइम घुमा सकते हो। दैट मीन्स मेरा निगेटिव में एंगल कहाँ तक आ सकता है? तो वो भी इनफाइनाइट टाइम तक आ सकता है। आई बात समझे? यानी मेरा जो थीटा होगा
वो भी इनफाइनाइट टाइम आ सकता है और माइनस इनफाइनाइट तक जा सकता है और प्लस इनफाइनाइट तक। दैट मीन्स मेरा थीटा जो होगा वो बिलोंग्स करेगा, बिलोंग्स लिखिएगा आप यहाँ से, यहाँ थीटा इज इक्वल, थीटा बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। यानी मेरा थीटा का जो रेंज होगा वो निगेटिव में इनफाइनाइट तक हो सकता है और पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि रिवॉल्यूशन कई सारा हो सकता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, कई सारे होंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे वैल्यू भी मेरी इंक्रीज करती जाएगी पॉजिटिव में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो, और क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो निगेटिव में बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो रेंज जो होगा एंगल का वो होगा क्या बोलते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अब मैं इसको मिटाऊं, अब हम लोग देखते हैं यूनिट्स ऑफ एंगल, यानी मापा तो जाता है, मान लीजिए ये है माप, लेकिन इस माप को रिप्रेजेंटेशन, इस माप का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो यूनिट चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि लंबाई को मापा जाता है, तो लंबाई जो है एक डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच का। लंबाई क्या, व्हाट इज द मीन्स ऑफ लेंथ, तो लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो टू पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वही क्या है, मेरी लेंथ है। लेकिन उस लेंथ को मेजर करके, मेजरमेंट है, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं कि दो लाइन के बीच में कितना गैप है उसकी मेजरमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टू लाइन्स बोला मैंने, टू पॉइंट्स के बीच में जितना गैप है उस गैप के मेजरमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, है कि नहीं है। तो लेंथ एक प्रकार की मेजरमेंट है या डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, लेकिन उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नहीं करते हैं, उसके लिए हम यूनिट ढूंढते हैं प्रॉपर, सेंटीमीटर में, मीटर में। उसी तरीके से एंगल को जब आप मेजर, ये भी एक मेजरमेंट है, तो इस मेजरमेंट को भी आप शो करेंगे तो इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, दैट मीन्स यूनिट्स चाहिए। तो उसी तरीके से यूनिट्स ऑफ एंगल भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, दैट मीन्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल। तो ये तीन टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, तीन, तीन जो है प्रचलित है। तीनों कौन कौन से हैं इसको देखेंगे हम लोग, देखिएगा। सबसे पहला अगर देखा जाए तो जो सबसे पहला होता है वो मेरा होता है आपका इंग्लिश सिस्टम होता है, यानी सबसे पहले इंग्लिश सिस्टम आया था मेजरमेंट करने के लिए, यानी एंगल की यूनिट्स को दिखाने के लिए कौन सा सिस्टम पहले सबसे पहले आया था, इंग्लिश सिस्टम, जिसको हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको इंग्लिश लोग यूज करते थे, यानी इंग्लैंड वगैरह में यूज किया जाता था, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती थी, उन राज्यों, उन देशों के अंदर यूज किया जाता था सेक्साजेसिमल, सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था, तो इसके अंदर चीज़ों को किसके अंदर मेजर किया जाता था, इसके अंदर चीज़ों को, यानी सॉरी एंगल को डिग्री में मेजर किया जाएगा, किसमें, डिग्री में मेजर किया जाएगा, यानी इसका जो मेजरमेंट होगा कहाँ पे, सेक्साजेसिमल सिस्टम में या इंग्लिश सिस्टम में, तो एंगल को डिग्री में मेजर किया जाएगा। और एक राइट एंगल, जो एक राइट एंगल होता था, जो हम लोगों ने देखा इससे पहले, एक राइट एंगल है ना, उसका मतलब कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो मैंने बताया था ना एक राइट एंगल का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो वन राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, यहाँ पे डिग्री को ऐसे दिखा दिया जाता है, ठीक है, तो 90 डिग्री होता है। अच्छा, उसी तरीके से एक डिग्री का मतलब यहाँ पे 60 मिनट दिया जाता था, और एक मिनट का मतलब यहाँ पे था 60 सेकेंड, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे, इसमें जो डॉट है वो डॉट डिग्री बता रहा है, डिग्री बता रहा है, कॉमा जो है मिनट को दिखा रहा है, और जो डबल कॉमा है वो सेकेंड को दिखा रहा है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखेंगे। तो क्या मैंने बोला कि जब देखा जाए तो पहला सिस्टम कौन आया था, इंग्लिश सिस्टम, जिसने ये बोला कि जो वन राइट एंगल होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी एक राइट एंगल को 90 डिग्री माना उन्होंने, ठीक है ना। और एक डिग्री का मतलब उन्होंने 60 मिनट माना, और एक मिनट का मतलब 60 सेकेंड माना गया था। ओके, इज दैट क्लियर, यस सर। ये किस में था, इंग्लिश सिस्टम, यानी इंग्लिश वाले जो कंट्रीज थी उनके अंदर ये सिस्टम चलाया गया बहुत ज़्यादा। फिर सेकेंड था, उस समय सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री कौन थी, फ्रेंच। तो फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच इंग्लिश से भी स्ट्रांग थी एक समय में। तो फ्रेंच सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं, एक दूसरा नाम देते हैं सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम,
सेंटेसिमल सिस्टम। इसका मतलब क्या है? फ्रेंच सिस्टम या सेंटेसिमल सिस्टम क्या है इसका मतलब? यहाँ पे ये लोग चीज़ों को ग्रेड में नापते हैं। किस में नापते हैं? ग्रेड को, यानी एंगल को किस में नापा जाता है? ग्रेड में, ग्रेड में। और यहाँ पे वन राइट एंगल को, यहाँ पे वन राइट एंगल को किसमें कितना ग्रेड माना गया है? 100 ग्रेड माना गया है। ठीक है, यानी वन राइट एंगल को 100 ग्रेड माना जाता है। इंग्लिश में किस में नापा जाता है? डिग्री में। उसको सेक्साडेसिमल भी बोलते हैं। फ्रेंच में नापा जाता है सेंटेसिमल में, जिसमें एंगल को किस में नापा जाता है? ग्रेड में। और एक राइट एंगल को माना गया 100 ग्रेड के बराबर। उसी प्रकार वन ग्रेड का मतलब था 100 मिनट। 100 मिनट, वन ग्रेड का मतलब था 100 मिनट। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आप देखेंगे वहाँ पे 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड था, क्योंकि वो डिग्री के रेफरेंस में लिया गया था। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग 1 मिनट का मतलब लेंगे तो यहाँ पे 100 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि वो किसके रेफरेंस में लिया जा रहा है? ग्रेड के रेफरेंस में लिया जा रहा है। जब हम ग्रेड के रेफरेंस में लेंगे तो हम लोग किसको रखेंगे? तो हम लोग इस कंडीशन में 1 मिनट का मतलब 100 सेकेंड लेंगे। तो यहाँ पे भी मतलब वही है, लेकिन चेंज हो गया है। ठीक है ना, एक कॉमा का मतलब मिनट ही है और डबल कॉमा का मतलब सेकेंड है। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। अब हमारा तीसरे नंबर पे आता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, इसको हम लोगों ने एक नाम दिया है एसआई सिस्टम, जिसको पूरी दुनिया मानती है। इंटरनेशनल सिस्टम में एंगल को किस में नापा जाता है? तो सर्कुलर सिस्टम में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? सर्कुलर सिस्टम में। सर्कुलर सिस्टम मतलब यहाँ पे चीज़ों को, यानी जो एंगल है, एंगल को हम लोग रेडियन में नापते हैं। किस में नापते हैं? रेडियन में। ठीक है ना, और प्रॉपर यहाँ पे रेडियन के लिए एक डेफिनेशन भी दी गई है। ठीक है, फिलहाल में आप समझेंगे कि यहाँ पे क्या मतलब रखा गया है। यहाँ पे रेडियन रखा गया है। एंगल को किस में नापा जाएगा? रेडियन में। और एक राइट एंगल को यहाँ पे नापने के लिए, एक राइट एंगल को यहाँ पे π/2, π/2, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे वन राइट एंगल का क्या माना गया है? 1 π/2 रेडियन। और यहाँ पे ऊपर क्या लगा दिया जाता है? सी का मतलब क्या है? रेडियन। ठीक है, दैट मीन्स वन राइट एंगल को किस में नापा जाता है भाई? तो π/2 रेडियन में। वन राइट एंगल का मतलब π/2 रेडियन। और एक कंप्लीट एंगल को यहाँ पे पाई रेडियन माना गया है। एक कंप्लीट एंगल को पाई रेडियन माना गया है, जबकि एक राइट एंगल को π/2 रेडियन माना गया है। ठीक है, तो यूनिट्स के मतलब एंगल के यूनिट्स की बात की जाए तो 3 होते हैं, याद कर लेंगे। पहला होता है इंग्लिश सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें एंगल को डिग्री में नापा जाता है। फ्रेंच सिस्टम या सेंटिडेसिमल सिस्टम, जिसके अंदर एंगल को ग्रेड में नापा जाता है। और सर्कुलर सिस्टम या एसआई सिस्टम, जिसके अंदर एंगल को रेडियन में नापा जाता है। और एंगल का एक क्या दिया गया है? एक बेसिक डेफिनेशन भी दिया गया है। तो अगली क्लास से हम आगे की ओर चालू करेंगे, क्योंकि अभी मैं इतने पे ही डन करता हूँ। आगे की क्लास में मैं रेडियन का डेफिनेशन प्रॉपर भी बताऊंगा और आगे और बातें कंटिन्यू करेंगे और चेंज करना भी सीखेंगे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।